So today our topic of discussion is multiple and partial correlation. इससे पहले हमने मल्टीपल रिग्रेशन डिस्कस किया था. सो मल्टीपल रिग्रेशन में हमने जो प्लेन ऑफ रिग्रेशन फाइंड किया था, उस प्लेन ऑफ रिग्रेशन को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन में. ओके, सो मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन हम फाइंड करते हैं मोर देन 2 वेरिएबल्स के केस में. व्हेन वी हैव मोर देन 2 वेरिएबल्स विथ सम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम, तब हम मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन फाइंड करते हैं. 2 वेरिएबल्स के लिए हम फाइंड करते हैं सिंपल कोरिलेशन. वहाँ पर जो कोरिलेशन होता है वो सिंपल कोरिलेशन होता है. तो मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं. वी शैल डिस्कस मल्टीपल पार्शियल कोरिलेशन फॉर n वेरिएबल्स. सपोज n वेरिएबल्स हैं आपके पास में विद सम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम. देन हाउ टू डिफाइन मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन देम. सो कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन पहले हम डिस्कस करेंगे. सो कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन होता क्या है? द मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ xk, दैट मीन्स एनी वन वेरिएबल आउट ऑफ दीज n वेरिएबल्स में से कोई भी एक वेरिएबल, उसको हम चूज करते हैं और उस वेरिएबल पर दूसरे सारे वेरिएबल्स का क्या इफेक्ट है वो हम फाइंड करते हैं यूजिंग प्लेन ऑफ रिग्रेशन. तो आपके पास 2 वैल्यूज मिलती है. एक तो होती है एक्चुअल वैल्यूज ऑफ k, एक्स के, ये जो एक्स के वेरिएबल है एक्चुअल वैल्यूज, और दूसरी आपको वैल्यूज मिलती है वो मिलती है प्लेन ऑफ रिग्रेशन. तो प्लेन ऑफ रिग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे इस वेरिएबल का? एक्स के माइनस एक्स के बार इक्वल टू बी k1 डॉट 2 3 एंड सो ऑन अप टू n. x1 माइनस x1 बार प्लस बी k2 डॉट 1 3 4 अप टू n, x2 माइनस x2 बार एंड सो ऑन. और फाइनली होता है बी के n 1 2 3 अप टू n माइनस 1 x n माइनस एक्स एन बार. ऑब्वियसली यहाँ पर एक्स के वाली टर्म नहीं होगी. तो ये जो प्लेन ऑफ रिग्रेशन आपके पास में आया है, इससे आपको जो वैल्यू मिलेगी उसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड वैल्यूज. दिस इज नथिंग बट एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल. सो एक्स के की आपके पास एक्चुअल वैल्यू है और एक्स के की एस्टिमेटेड वैल्यू है बाय यूजिंग प्लेन ऑफ रिग्रेशन. तो हम कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन में हम फाइंड करते हैं कि ये एक्चुअल वैल्यू एंड द वैल्यूज ऑब्टेन्ड बाय दिस प्लेन ऑफ रिग्रेशन, whether they agree or not, how closely they are related और how close they are, ये हम मेजर करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन से. तो मल्टीपल कोरिलेशन डिफाइन करने के लिए हमको कोई भी एक वेरिएबल आपको चाहिए और उसकी एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑब्टेन्ड बाय प्लेन ऑफ रिग्रेशन. तो आपके पास 2 कॉलम बनते हैं, एक्स के एंड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल के एक्स के. तो एक में तो होती है एक्चुअल वैल्यूज जो यहाँ लिखी हुई है, दूसरी में आएगी एस्टिमेटेड वैल्यूज. तो इन दोनों कॉलम की जो वैल्यूज है इनके बीच का जो कोरिलेशन है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन ऑफ एक्स के ऑन अदर वेरिएबल्स. तो ये जो वैल्यू है एस्टिमेटेड वैल्यू, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय प्लेन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स के ऑन अदर वेरिएबल्स. और इसको हम दूसरे वर्ड में ये भी बोल सकते हैं कि वी आर मेजरिंग द जॉइंट इफेक्ट ऑफ all other variables on xk. joint effect of all other variables on xk अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ xk ऑन अदर वेरिएबल्स. तो ये जॉइंट इफेक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं? वो हम फाइंड करते हैं यूजिंग प्लेन ऑफ रिग्रेशन. तो प्लेन ऑफ रिग्रेशन से कुछ वैल्यूज आएंगी, उनको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड वैल्यूज, और एक होती है एक्चुअल वैल्यूज. तो कोरिलेशन इनके बीच का होता है मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट. So it is defined like this. Now how to measure this? उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है. So it is denoted by rk dot 1 2 3 up to k minus 1 then k plus 1 to n. यहाँ पर kth वेरिएबल kth सब्सक्रिप्ट इज नॉट प्रेजेंट बिकॉज इट इज हियर. जो प्राइमरी में होता है वो सेकेंडरी में वैसे भी नहीं होता है. तो प्राइमरी में k है, इसलिए यहाँ पर kth सब्सक्रिप्ट जो है या नंबर जो है यहाँ पर एब्सेंट है. इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द एस्टिमेटेड वैल्यू. दिस इज द एस्टिमेटेड वैल्यू. ये आपको पता है प्लेन ऑफ रिग्रेशन से हमने फाइंड किए. एज गिवन बाय द प्लेन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स के ऑन अदर वेरिएबल्स, दैट मीन्स दिस इज द फार्मूला. आपके पास यूजुअल फार्मूला क्या होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई. ये होता है आपके पास यूजुअल फार्मूला. उसी फार्मूले को यूज किया है. यहाँ पर एक्स की प्लेस पर है एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एक्स के एंड वाई की प्लेस पर है एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ एक्स के. तो दोनों के बीच का कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ
both variance of x k into variance of estimated values. तो ये जो क्वांटिटी है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग कोवेरियंस एंड कोवेरियंस के जो भी फार्मूले हैं उनसे. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस कोवेरियंस ऑफ एक्स के डेफिनेशन लगाने के बाद में दिस इज द फार्मूला आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. तो ये जो फार्मूला ये हमको यूज करना है टू फाइंड द मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ kth वेरिएबल ऑन अदर वेरिएबल्स. सबस्क्रिप्ट के बाद जो लिखे हैं वो अदर वेरिएबल से. फॉर एग्जांपल जैसे आप फाइंड करना चाहते हो कि R1 मतलब फर्स्ट वेरिएबल पे दूसरे सारे वेरिएबल्स का जॉइंट इफेक्ट क्या है, तो वो फाइंड करने के लिए ये फार्मूला क्या बनेगा 1 माइनस ओमेगा अपॉन W अपॉन W11. तो W11 और W आपको पता है दीज आर को फैक्टर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट जो हमने बनाया था प्लेन ऑफ रिग्रेशन में, वही है. अभी आर स्क्वायर जो है वो क्या होता है बताऊंगा मैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है आर की वैल्यू. वी विल सी दैट आर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा. कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन आर ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1. इसकी वैल्यू हमेशा 0 and 1 के बीच में आएगी. सो फॉर नाउ अभी आपको ये समझना है कि ये दिस इज द फार्मूला फॉर द मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के ऑन अदर वेरिएबल्स एंड वेयर डब्ल्यू के इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए के ऑफ द डिटर्मिनेंट. ये डिटर्मिनेंट आपको मैंने प्लेन ऑफ रिग्रेशन में भी बताया था. इसके अंदर जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट लिखे हैं वो जो सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन 1 and 2, सिंपल कोरिलेशन. तो इस डिटर्मिनेंट की हेल्प से आप ये वैल्यूज फाइंड कर लोगे एंड देन यू विल फाइंड आर के. सो आर के जो होता है मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट वो मेजर करता है कि कोई वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यूज और उसकी एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑब्टेन्ड बाय प्लेन ऑफ रिग्रेशन दोनों के बीच में कितना एसोसिएशन है या कितनी क्लोज है दोनों वैल्यूज. ये हम मेजर क्यों करते हैं, जिससे कि हम जो फार्मूला है एस्टिमेटेड फार्मूला है प्लेन ऑफ रिग्रेशन है उसको हम यूज कर सकें फ्यूचर वैल्यूज के लिए और प्रिडिक्शन के लिए, उसको हम प्रिडिक्शन के लिए यूज कर सकें. अगर एसोसिएशन स्ट्रांग है दैट मीन्स जो एक्चुअल वैल्यूज है वो और एस्टिमेटेड वैल्यूज है वो आपस में बहुत क्लोज है. तो इसका मतलब है कि हमारा जो फार्मूला है प्लेन ऑफ रिग्रेशन का वो हमको ऑलमोस्ट एक्चुअल वैल्यूज दे रहा है, इसलिए हम उसको यूज करके अदर वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं. जैसे किसी वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू मान लो 15 है, ऑब्जर्व वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू 15 है और प्लेन ऑफ रिग्रेशन से जो इक्वेशन आएगी उससे मान लो वैल्यू आती है 13.75, फिर एक्चुअल वैल्यू माइनस यहाँ मान लो 18 है और इसमें आती है सपोज 19.25 और एक्चुअल वैल्यू माइनस 16 है और ये आ रहा 16.50. ये एस्टिमेटेड वैल्यू और ये एक्चुअल वैल्यू. तो आप देख रहे हो कि इनका एसोसिएशन जो है स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है. अगर आप परसेंटेज में भी निकालोगे तो परसेंटेज एरर इज वेरी स्मॉल. तो एस्टिमेटेड वैल्यू जो हमने प्लेन ऑफ रिग्रेशन से फाइंड की है वो और एक्चुअल वैल्यू के बीच का एसोसिएशन स्ट्रांग है. इस केस में ये आर जो भी है आर के विल टेंड टू 1, इट विल बी क्लोज टू 1. और हम कहेंगे कि हाँ ये जो प्लेन ऑफ रिग्रेशन है ये ठीक ठीक एस्टिमेट दे रहा है, ये वैल्यूज जो है एक्चुअल वैल्यू के क्लोज है. तो इसीलिए हम ये एसोसिएशन फाइंड करते हैं. मल्टीपल कोरिलेशन से हम एसोसिएशन ऑफ वन वेरिएबल एंड इट्स एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑब्टेन्ड बाय प्लेन ऑफ रिग्रेशन, वो दोनों चीज़ हम फाइंड करते हैं. उन दोनों के बीच का एसोसिएशन फाइंड करते हैं या स्ट्रॉन्गनेस फाइंड करते हैं. दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन और इसका फार्मूला सिंपल है, ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट दिस फार्मूला. ओके, तो अब ये यूज कैसे करेंगे आगे हम देखेंगे. इट इज वेरी सिंपल टू यूज. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप जो मैंने बताया था आपको, मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेजर्स द क्लोजनेस ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल obtained from the multiple linear regression of that variable on other variable. So multiple linear regression का मतलब वही है प्लेन ऑफ रिग्रेशन, क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप होता है मोर देन टू वेरिएबल्स के बीच में, तो वो प्लेन होता है. तो यहाँ पर एक्चुअल जो प्लेन ऑफ रिग्रेशन से जो वैल्यूज आ रही है वो और एक्चुअल वैल्यू दोनों के बीच के क्लोजनेस फाइंड करते हैं हम मल्टीपल कोरिलेशन से. एंड व्हाई दिस लाइज बिटवीन 0 and 1, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि जो न्यूमरेटर है उसको जब सॉल्व करते हैं हम यूजिंग फार्मूला ऑफ कोवेरियंस, देन दिस कम्स आउट लाइक दिस.
एंड इसको भी अगर सॉल्व करते हैं हम तो ये वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू के इक्वल आता है ये डिफरेंस। अभी यहाँ पर सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन है। तो इसको ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ कोवेरिएंस ऑफ एक्स के एंड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स के वी गेट वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू, और वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव होता है। सो न्यूमरेटर इज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, सो दिस आर के इज पॉजिटिव बिटवीन 0 and 1। सो दिस आर के लाइज बिटवीन 0 and 1। तो सिंपल कोरिलेशन जो है वो -1 से 1 के बीच में है, बट यहाँ पर ये हमेशा जो है वो 0 से 1 के बीच में ही होगा। तो हमेशा जो अदर वेरिएबल्स का इस वेरिएबल पे पॉजिटिव इफेक्ट ही होगा, ये मेजर करते हैं हम तो मालूम पड़ता है। तो ये जो चीज़ ध्यान रखना है, नॉर्मल कोरिलेशन जो होता है सिंपल वो ये होता है -1 to 1, और मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 to 1 होता है। अब 1 का क्या इंटरप्रिटेशन है? सपोज वैल्यू 1 आती है, जो कि रेयर केस है, 1 तो नहीं आएगी, 1 के क्लोज आती है अगर, देन एसोसिएशन इज परफेक्ट। एसोसिएशन परफेक्ट का मीनिंग है कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है और हमारी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है प्लेन ऑफ रिग्रेशन से, दोनों आपस में एग्री कर रही है। जैसा मैंने बताया था आपको कि एक वैल्यू 15 है एक्चुअल वैल्यू, और ये 15.25 आ गई प्लेन ऑफ रिग्रेशन वाली जो इक्वेशन है उससे। तो आपको दिख रहा है कि एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, निग्लिजिबल डिफरेंस है। तो हम इस केस में बोलते हैं कि एसोसिएशन परफेक्ट। दैट मीन्स एक्चुअल वैल्यू की प्लेस पर हम एस्टिमेटेड वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। रिग्रेशन रेसिडुअल का मतलब है 0, सारे रिग्रेशन रेसिडुअल्स 0 होंगे, एरर 0 होंगी। दैट मीन्स सारी वैल्यूज में एरर 0 है। जैसे यहाँ एरर फाइंड करो, इसमें तो क्या है, एरर इज 0.25। सिमिलरली अगर 0 है, 0 का मीनिंग, 0 तो वैसे कैलकुलेशन से आता नहीं है कभी, बट अगर 0 आ रहा है, मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 है, इसका मीनिंग है कि जो एक्स के है, एक्स के इज कंप्लीटली अनकोरिलेटेड विथ ऑल अदर वेरिएबल्स। इसको हम 0 का मतलब है कि इसके बीच में एक्स के इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी ऑफ दीज वेरिएबल्स। ओके, थ्योरेटिकल मीनिंग इसका ये निकलेगा कि एक्स के पर इनका कोई भी इफेक्ट नहीं है, इसलिए ये 0 आएगा। और 0 आने के कारण क्या है, एक्स के का कोई इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब है कि एक्स के और एक्स1 के बीच का कोरिलेशन जो आर के 1 है वो भी 0 आएगा। फिर एक्स के का x2 के साथ में जो कोरिलेशन है आर के 2 वो भी 0 आएगा। सारे सिंपल कोरिलेशन भी 0 हो जाएंगे, इसीलिए एक्स के इज कंप्लीटली अनकोरिलेटेड विद ऑल अदर वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये आर के 0 आ जाएगा इस केस में। तो ये मल्टीपल कोरिलेशन 0, ये भी रेयर केस है, बट इनका इंटरप्रिटेशन मालूम होना चाहिए। और जैसे जैसे आर के 0 की तरफ जाएगा, आर के टेंस टू 0, इसका मतलब है कि एक्स का इनका जॉइंट इफेक्ट है वो वीक होता जाएगा, एक्स के पर वीक होता जाएगा। तो सारे जो वेरिएबल्स है वो स्ट्रांगली अफेक्ट करेंगे एक्स के को अगर आर के टेंस टू 1। इफ आर के टेंस टू 0 मीन्स ऑल अदर वेरिएबल्स आर नॉट अफेक्टिंग strongly, xk is not affected by all other variables. Multiple correlation coefficient is always greater than or equal to the simple correlation coefficients और total correlation coefficients, इनको total correlation coefficient भी बोलते हैं। So multiple correlation coefficient जब भी आप find करोगे, then you will find that this is greater than or equal to all these variables, all these correlation coefficients, rk1, rk2 and so on. So kth वेरिएबल पर दूसरे सारे वेरिएबल का इफेक्ट वो आप मेजर करोगे तो वो हमेशा इनसे ज्यादा है। लुक एट द एग्जांपल, कैसे फाइंड करना है हमको। तो फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ टोटल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स की जरूरत है। यू रिक्वायर ओनली टोटल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स। तो ये नहीं भी दिए हो, अगर आपको प्रैक्टिकली फाइंड करना हो, सपोज आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, अगर मान लो ऐसा डाटा दिया है, तो आपको रिक्वायरमेंट क्या है, मल्टीपल कोरिलेशन फाइंड करना हो। आपको अगर R2.13 फाइंड करना हो, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जॉइंट इफेक्ट ऑफ एक्स एंड जेड ऑन y। इसको अपन y ले रहे हैं, इसको हमने y लिया है, ये x है एंड दिस इज z। सो जॉइंट इफेक्ट ऑफ x एंड z ऑन y वो फाइंड कर रहे हैं हम। इसका मतलब ये है R2.13 का। तो ये फाइंड करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है सी टोटल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स की। तो यहाँ से इन दोनों के बीच का जो कोरिलेशन आप फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा RXY, या इसको बोल देंगे हम R12, स्मॉल r12। फिर इन दोनों के बीच का आप फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा R13, और इन दोनों के बीच का फाइंड करोगे तो वो हो जाएगा R23। अब R12 और R21 सेम होते हैं, ये दोनों सेम है, R13 एंड R31 ये भी सेम है, एंड R23 एंड R32 ये भी सेम। तो इन तीनों का पेयर वाइज कोरिलेशन कोएफिशिएंट आप फाइंड कर लो।
और फिर आपके पास फार्मूला है ही सही। तो इन केस अगर ये डायरेक्ट नहीं दिए हैं तो आप इंडिविजुअली उनकी टेबल से फाइंड कर सकते हो, R12, R13, R23। बस एक बार ये सारे कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ गए, दीज आर कॉल्ड टोटल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स और सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स, देन यू कैन इजीली फाइंड। सो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है W की। W आपने फाइंड किया, डिटर्मिनेंट है R12 की वैल्यू दी हुई है 0.77, तो ये दोनों सेम होते हैं R12, R21। सिमिलरली R13, R31 सेम है, R23, R32 सेम। सो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो है 0.1949। अब आपको सारे क्या चाहिए, W11, W22, W33। तो ये को फैक्टर हमने कैसे फाइंड किए हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उसका जो एलिमेंट है उसका को फैक्टर है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का को फैक्टर है, थर्ड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का को फैक्टर है। इनकी वैल्यूज आपको पता है को फैक्टर्स की कैसे फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड को फैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट। नाउ इफ यू फाइंड दिस यू कैन इजीली फाइंड R1.23। तो अभी हमने देखा था कि R1.23 इज ऑलवेज पॉजिटिव, 0 से 1 के बीच में होता है, इसीलिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया है। 1 माइनस W/W11, दिस इज 0.8561। So joint effect of second and third on first is found to be 0.8561. So very strong effect of second and third on one. इससे कंक्लूजन निकला कि सेकेंड और थर्ड बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट कर रहे हैं वन को। जॉइंट इफेक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इज वेरी स्ट्रांग ऑन वन। सिमिलरली R2.13 फाइंड किया तो वो आ गया 0.7716। ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है कि फर्स्ट और थर्ड मिलकर सेकंड को स्ट्रांगली इफेक्ट कर रहे हैं, एंड ये भी आपने फाइंड किया तो ये भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ स्ट्रॉन्गनेस थोड़ी सी डिफरेंट है तीनों केसेस में, एक में 0.8561 है, दूसरे में 0.77 है, थर्ड में 0.72 है। तो इनका इंटरप्रिटेशन हम कैसे दे सकते हैं, फर्स्ट वाला जो R1.23 है उसका मीनिंग है कि सेकेंड और थर्ड मिलकर फर्स्ट वेरिएबल को स्ट्रांगली अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट आया है 0.8561। सेकेंड मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट R2.13 शो कर रहा है कि फर्स्ट और थर्ड का जो है वो स्ट्रांग इफेक्ट है सेकेंड वेरिएबल पे। लास्ट वाला लिखा है R3.12 है या 21, जैसा भी लिखना चाहो, तो ये वाला है 0.7220। इसका मतलब है कि फर्स्ट और सेकेंड का थर्ड पर इफेक्ट वो स्ट्रॉन्ग है 0.7220। So this is how you find the multiple correlation coefficient। आपको रिक्वायरमेंट सिर्फ टोटल कोरिलेशन कोएफिशिएंट की है और वो आप फाइंड कर सकते हो। इन केस दे आर नॉट गिवन देन यू कैन ऑब्टेन बाय यूजिंग एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। ये तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से आपको फाइंड करना है। देन नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ पार्शियल कोरिलेशन। अब हमको पार्शियल कोरिलेशन फाइंड करना है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट जब भी हम फाइंड करते हैं तो उसका मीनिंग होता है कि आउट ऑफ n वेरिएबल्स x1, x2, x3 अप टू xn, इन n वेरिएबल्स में से कोई भी दो वेरिएबल्स, एनी टू वेरिएबल्स xi एंड xj, उनके बीच का हमको कोरिलेशन फाइंड करना है, xi एंड xj के बीच का कोरिलेशन व्हेन जॉइंट इफेक्ट ऑफ ऑल अदर वेरिएबल्स ऑन दीज टू वेरिएबल्स आर एलिमिनेटेड। दैट मींस xi पर जो भी जॉइंट इफेक्ट है अदर वेरिएबल्स का वो एलिमिनेट कर दिया हमने, तो xi जो है प्योर वैल्यूज आ जाएंगी, और xj पर ऑल अदर वेरिएबल्स का जॉइंट इफेक्ट हमने रिमूव कर दिया, तो उसमें आ जाएगी xj की प्योर वैल्यूज। दैट मींस जब xi का हम xi पर से हम सारे दूसरे सारे वेरिएबल्स का x1, x2 अप टू xj-1, jth वेरिएबल को छोड़कर अप टू xn, ठीक है, तो xi पर हम सिर्फ jth वेरिएबल का इफेक्ट यहाँ पर रिटेन करते हैं, बाकी सारे वेरिएबल्स का इफेक्ट रिमूव कर देते हैं। सिमिलरली xj जो दूसरा वेरिएबल है उस पर से हम सारे दूसरे वेरिएबल्स का इफेक्ट जो है वो रिमूव कर देते हैं, ओनली वी कीप इफेक्ट ऑफ ith वेरिएबल। तो अब जो वैल्यूज मिलती है वो वैल्यू क्या होगी, प्योर वैल्यूज होंगी, जिसमें xi और xj आपस में सिर्फ एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय ऑल अदर वेरिएबल्स। तो अगर हम ऐसा कुछ कर सकें कि इन दोनों वेरिएबल्स पे से दूसरे सारे वेरिएबल्स का इफेक्ट को हम रिमूव कर दें, तो जो वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज के बीच का जो कोरिलेशन है उसको हम बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन। तो पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन xi एंड xj इज द सिंपल कोरिलेशन बिटवीन देम व्हेन जॉइंट इफेक्ट्स ऑफ ऑल अदर वेरिएबल्स ऑन दीज टू वेरिएबल्स आर एलिमिनेटेड। इन दोनों वेरिएबल्स पे से दूसरे सारे वेरिएबल्स का इफेक्ट हम एलिमिनेट कर दें, तो इन दोनों के बीच का जो कोरिलेशन है उसको हम बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट जब भी फाइंड करते हैं तो हम आउट ऑफ n वेरिएबल्स वी चूज 2 वेरिएबल्स, और इन 2 वेरिएबल्स पे से बाकी सारे n-2 वेरिएबल्स का इफेक्ट हम मैथमेटिकली रिमूव करते हैं। मैथमेटिकली वी कैन रिमूव। अब मैथमेटिकली हम कैसे रिमूव करेंगे, जैसे x1 है, मान लो x1 है, x1 पर और मैं x5 के बीच का कोरिलेशन फाइंड करना चाह रहा हूँ,
सपोज यू वांट टू फाइंड पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 एंड x5, तो अब x1 x5 पर दूसरे सारे वेरिएबल्स का भी इफेक्ट है, बाकी बचे हुए जो दूसरे वेरिएबल्स हैं। तो पहले x1 पे हम एलिमिनेट कैसे करेंगे इफेक्ट दूसरे सारे वेरिएबल्स का, वो मैथमेटिकली हम ऐसे करते हैं कि x1 में से हम एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ ऑल अदर वेरिएबल्स ऑन दिस वेरिएबल 2 3 4, फिफ्थ वाला नहीं, 6 7 अप टू n, फिफ्थ वाला हमने छोड़ दिया क्योंकि फिफ्थ का तो इफेक्ट रखना है इसके ऊपर। सो x1 में से मैंने सारे अदर वेरिएबल्स का इफेक्ट माइनस कर दिया, ठीक है, जो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x1 ऑब्टेन्ड बाय प्लेन ऑफ रिग्रेशन। सिमिलरली x5 पर से मुझे दूसरे सारे वेरिएबल का इफेक्ट माइनस करना है या हटाना है, कीपिंग इफेक्ट ऑफ ओनली x1, तो मैंने यहाँ पर E5 1 को रखा मैंने 2 3 4 5 अप टू n। तो ये जो वैल्यू आएगी जिसमें x1 में से मैंने एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ x1 ऑब्टेन्ड बाय प्लेन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x1 ऑन ऑल अदर वेरिएबल्स एक्सेप्ट x5, यहाँ x5 नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ x5 में से मैंने सारे दूसरे वेरिएबल का इफेक्ट माइनस कर दिया है, कीपिंग इफेक्ट ऑफ x1 ओनली। तो अब जो वैल्यूज आएंगी इन दोनों के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालिए। मैथमेटिकली हम रिमूव कैसे करते हैं, मैथमेटिकली हम रिमूव ऐसे करते हैं, दिस इज द मेथड ऑफ रिमूविंग इफेक्ट ऑफ ऑल अदर वेरिएबल्स ऑन दीज वेरिएबल्स, ठीक है। तो जो भी इफेक्ट है इस पर वो हमने मैथमेटिकली इस तरह से रिमूव किया। तो अब जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो बहुत सिंपली डिफाइंड होता है। कंसिडर एन एनवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन विद वेरिएबल्स, एन वेरिएबल्स है यहाँ पर, देन द कोरिलेशन बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स xi एंड xj, इसे x1 और x5 लिया था हमने। When the linear effects of all other variables on xi and xj are eliminated, linear means plane of regression निकाल के, is called the partial correlation coefficient between xi and xj, and it is denoted by rij dot 1 2 3 up to n, where ij are not in the secondary subscripts। तो ये अंडरस्टूड है, वैसे लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। Whenever we write rij dot 1 2 3 up to n, it is understood that I and j are not in the secondary subscript, ये कभी भी नहीं होते। सो ये जो आपने लिखा है rij, अगर ऐसा लिखते हैं हम तो ये होता है सिंपल कोरिलेशन बिटवीन i and j, और rij के साथ में जब आप इस तरह से सब्सक्रिप्ट भी लिखते हो तो ये होता है पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो ये और दोनों में थोड़ा डिफरेंस है ना, ये यहाँ पर मालूम पड़ रहा है कि इसमें दो ही वेरिएबल्स हैं i एंड j, यहाँ पर मालूम पड़ रहा है कि दोनों वेरिएबल्स के अलावा दूसरे वेरिएबल्स भी हैं जिनका इफेक्ट हमने नलीफाई किया है या रिमूव किया है। सो बाय डेफिनेशन, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है, यू नो दिस प्रॉपर्टी, r स्क्वायर इक्वल टू bxy इंटू byx, यू नो दिस, बिकॉज आफ्टर एलिमिनेटिंग इफेक्ट्स ऑफ ऑल अदर वेरिएबल्स जो हमारे पास वेरिएबल बचेंगे वो सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट ही होगा उनके बीच में। सो आर आई यहाँ पर आ जाएगा bij डॉट 3 4 अप टू n, ठीक है, 1 से लेकर जो भी है, 3 4 नहीं है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, और ये वाला आ जाएगा bji 1 2 3 अप टू n, ठीक है। ये वाला जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो है bij डॉट 1 2 3 अप टू n। ऑब्वियसली यहाँ i एंड j वेरिएबल नहीं है, सब्सक्रिप्ट नहीं है, bji 1 2 3 अप टू n, सिंपली यूजिंग दिस फार्मूला। तो सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट ही होगा, बट वी हैव टू एलिमिनेट इफेक्ट्स ऑफ ऑल अदर वेरिएबल्स ऑन दीज वेरिएबल्स। तो ये जो फार्मूला यूज किया हमने, यू नो व्हाट इज दिस फार्मूला, सिग्मा i अपॉन सिग्मा j wij अपॉन wi and sigma j upon sigma I wji upon wj। So after simplification you get this, so your wij and wii they are cofactors of the determinant elements in the determinant। now which sign we have to take, तो इसमें हम साइन लेंगे माइनस का, बिकॉज इसका जो साइन है rij एंड माइनस wij, इनका साइन सेम होता है। wij अगर पॉजिटिव आ गया, ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव आती है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव रहती है तो नेगेटिव। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन इट इज फाउंड दैट rij एंड माइनस wij हैव द सेम साइन। सो दिस इज द फार्मूला फॉर पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन ith एंड jth वेरिएबल। फार्मूला सिंपल है, w इज द सेम डिटर्मिनेंट जो हमने पहले लिया था, तो ये चीज ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव लेना है इसका, ये फार्मूला आपको याद रखना है, दिस इज द फार्मूला फॉर पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन xi एंड xj, और xj और xi कैसे भी ले लो आप इसको xi xj भी बोलो और xj xi, दोनों केस में सेम।
दैट मीन्स आपने आर आई जे डॉट 1 2 3 अप टू एन फाइंड किया या आर जे आई, ये दोनों सेम होते हैं, इनको अलग अलग फाइंड नहीं करना है, आर आई जे एंड आर जे आई। सो हाउ टू कैलकुलेट दिस कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स, जैसे 3 वेरिएबल्स के लिए अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, वैसा बनेगा। R12.3 इसको सिंप्लीफाई किया तो ये भी एक फॉर्मूला है, डिटर्मिनेंट्स को सिंप्लीफाई किया हमने तो ये भी आप यूज कर सकते हो। कोफैक्टर फाइंड किया, कोफैक्टर को सिंप्लीफाई कर लिया। सो दिस इज आल्सो वन फार्मूला। सो कोएफिशिएंट ऑफ पार्शियल कोरिलेशन गिव्स or measures the simple correlation between two variables out of n when the joint effect of all other variables on these two variables are eliminated, or mathematically we can eliminate by using plane of regression। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, इट्स वेरी सिंपल। सेम फॉर्म हमने एग्जांपल लिया, इन अ ट्राइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 18 ऑब्जर्वेशन द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड, फाइंड द पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स। तो अगेन मैंने जैसे बताया आपको, ये डायरेक्ट नहीं दिए हैं तो आप कैलकुलेट कर लो जो भी ऑब्जर्वेशन दिया है x1 x2 x3। सो x y z अगर आपको अलग अलग दिए हैं इनकी वैल्यूज तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट आप फाइंड कर सकते हो इनके बीच में। सो R12.3 या तो आप W कोफैक्टर निकाल लो या फिर ये डायरेक्ट इससे भी फाइंड कर सकते हो, ये कोफैक्टर से आया है W12। R13.2 के लिए फार्मूला ये है, R23.1 के लिए फार्मूला ये है। ओके, सो R12.3 फाइंड कर लिया है तो R21.3 फाइंड मत करना, वो भी यही आएगा, R21.3 अलग से नहीं निकालेंगे। सो आइदर यू यूज डिटर्मिनेंट एंड कोफैक्टर्स और यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फार्मूला। तो ये फार्मूला आप रीड करना इज वेरी सिंपल, R12 माइनस R1323, R1323 1 के साथ 3 2 के साथ, नीचे वही है R13 एंड R23 होल स्क्वायर। तो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। और यहाँ पर सिर्फ टोटल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स ही यूज हो रहे हैं, इसलिए फार्मूला ज्यादा सिंपल है, इसमें कोफैक्टर वगैरह फाइंड नहीं करना पड़ रहा है आपको। दिस इज द सिंपल फार्मूला फॉर पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो अगर कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R12.3 तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या दे सकते हो आप, R12.3 मेजर्स द सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 and x2 when effect of x3 on these two variables x1 and x2 is eliminated। तो x3 का इफेक्ट एलिमिनेट करने के बाद में जो वैल्यूज आती है उनके बीच का कोरिलेशन है ये, तो वो है 0.6674। ठीक है, ओरिजिनल जो टेबल है x1 xyz की या x1 x2 x3 की, जैसे डाटा आपको दिया है x y z, ठीक है, तो x y z का जो इफेक्ट है वो इन तीनों आपस में रिलेटेड है। अभी इस केस में जो तीनों आपस में रिलेटेड है, अब मान लो मुझे निकालना है कि इन दो के बीच का क्या कोरिलेशन है, इन दोनों के बीच का, इसको इसका इफेक्ट भी इन दोनों पर है। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक्स वाई के बीच का ही कोरिलेशन चाहिए, बट उस पर जो जेड का इफेक्ट है वो हम एलिमिनेट कर दें उसके बाद में। तो मैंने जेड का इफेक्ट एलिमिनेट किया इन दोनों के ऊपर, जो था इसके और इसके ऊपर, वो एलिमिनेट कर दिया प्लेन ऑफ रिग्रेशन फाइंड करके। एक्स की प्लेन ऑफ रिग्रेशन फाइंड किया जेड की, सॉरी लाइन ऑफ रिग्रेशन फाइंड किया जेड की टर्म में, तो एक्चुअल वैल्यू में से माइनस कर दिया। सिमिलरली वाई की मैंने फाइंड की लाइन ऑफ रिग्रेशन इन टर्म्स ऑफ जेड, तो वाई में से मैंने जो भी एस्टिमेट आया था वैल्यू जेड का वो मैंने माइनस कर दिया एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ जेड। तो अब जो वैल्यूज आएंगी वो प्योर वैल्यूज होंगी एक्स वाई की, जिस पर जेड का इफेक्ट नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच का कोरिलेशन, तो ये जो 0.6674 दिखाई दे रहा है, ये 0.6674 तब है कोरिलेशन जब हमने थर्ड वेरिएबल का इफेक्ट फर्स्ट और सेकंड पर एलिमिनेट कर दिया। फर्स्ट एंड सेकंड नॉट अफेक्टेड बाय थर्ड, ये इसका मीनिंग है। इसलिए क्योंकि ये जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, ये 1 2 ये डायरेक्ट फाइंड किया है विदाउट एलिमिनेटिंग द इफेक्ट। तो ये जो ऊपर दिया हुआ है ना, ये R12 जो 0.77 दिया है, वो तब निकाला जब ये डायरेक्ट निकाल लिया हमने विदाउट एलिमिनेटिंग द इफेक्ट। ये जो दिखाई दे रहे हैं ऊपर, ये टोटल कोरिलेशन तो है, सिंपल कोरिलेशन, लेकिन इसके अंदर इफेक्ट है जेड का भी। और ये जो हमने फाइंड किया है, ये हमने तब फाइंड किया जब जेड का इफेक्ट इसमें से निकाल दिया, हमने रिमूव कर दिया। इसलिए ये R12.23 R12.3 कम हो गया। देखो, तो थर्ड इफेक्ट या जितने भी अदर वेरिएबल्स है उनका इफेक्ट माइनस करने के बाद में या एलिमिनेट करने के बाद में जो वैल्यूज आएंगी वो होगा पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, है ना। तो पार्शियल कोरिलेशन हम डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट निकालेंगे, वो टोटल कोरिलेशन है। पार्शियल का मीनिंग याद रखना है, जब भी वर्ड यूज होगा पार्शियल, तो आप ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट और सेकंड के बीच का कोरिलेशन है। आप बोलोगे कि फर्स्ट और सेकंड या जो भी वेरिएबल्स हैं दो, उनका कोरिलेशन है जब दूसरे सारे वेरिएबल्स का जो इफेक्ट है इन पर वो हमने एलिमिनेट कर दिया। एक्स पर से जेड का इफेक्ट हटाना हो तो क्या फाइंड करते हैं हम, लाइन ऑफ रिग्रेशन।
एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स जेड जेड माइनस जेड बार, ठीक है। ये हम लाइन ऑफ रिग्रेशन निकाल लेते हैं। तो एक्स और जेड के बीच का रिलेशन हो गया। जनरली वाई पर से जेड का हटाना है रिलेशन इफेक्ट, वाई माइनस वाई बार बी वाई जेड जेड माइनस जेड बार। तो ये जो भी वैल्यू आएंगी दोनों एस्टिमेटेड वैल्यूज है, एक्चुअल वैल्यूज तो जो टेबल में लिखी है वो है। तो अब एक्स में से हमने ये वैल्यू हटा दी, एक्स में से ये जो वैल्यू आएगी, सॉरी ये एक्स बार में एक्स, ये वैल्यू को माइनस कर दिया, एक्स बेस टेबल इस इक्वेशन से आएगी। तो दिस इज अबाउट मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स। ये एक प्रॉब्लम है जो आप इजीली, सेम प्रॉब्लम है उसके जैसी। सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 भी दिए हैं, मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स और पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सिग्मा की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ती है। ये हमने निकाल लिए मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स, इसमें कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है इसलिए कोफैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। सिमिलरली ये R12.3 ये पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूजिंग कोफैक्टर्स। अगर कोफैक्टर्स फाइंड नहीं करना है तो आप वो पहले वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तीनों हमने फाइंड कर लिए। तो थैंक यू वेरी मच।